Maha, have you done with your quiz? Maha, can you hear me?
अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। रुबिया, हो गया आपका क्विज? यस मैम, क्विज हो गया। मैम क्विज में कुछ क्वेश्चंस थे जो ना मतलब थोड़े मतलब उसके ऑप्शंस नहीं दिए हुए थे, और कुछ हमारे पास स्टेटमेंट भी ऐसी थी कि जिसमें मतलब जैसे थोड़ा सा लाउड बोलो रुबिया, यस मैम। थोड़ा सा लाउड बोलो। मैंने कहा, मैं कह रही हूँ कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि उसमें ऑप्शन ही नहीं थी, ठीक है, और कुछ ऐसे थे कि जिसमें मतलब स्टेटमेंट में जैसे केवीपी था वो, तो उसमें किलोवाट लिखा हुआ था, तो इस तरह की स्टेटमेंट्स थी कुछ। मुझे ना समझ नहीं आ रहा है, एक सेकंड में पंखा बंद करती हूँ। एक सेकंड मैम, आ रही है अब आवाज़? अब बोलो। मैम मैं ये कह रही हूँ कि क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन इस तरह थे कि उनमें ऑप्शन ही नहीं थी, ठीक है, जैसे स्टेशनरी या नॉट, जैसे आपने कहा कि पोर्टेबल और डेंटल के ही दोनों के लिए होता है, लेकिन उसका ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ था, ठीक है, तो मैंने डेंटल उसका लगा दिया, ठीक है। और हमारे पास कुछ एमसीक्यूज ऐसे थे कि उसकी स्टेटमेंट ही नहीं सही थी, जैसे कि केवीपी, कुछ क्वेश्चन था उसमें केवीपी था लेकिन उसमें किलोवाट मेंशन था, तो इस तरह था। और भी क्वेश्चन थे जिसमें इशू आ रहा चार था। ऑप्शंस नहीं आ रहे थे? मैम आ रही थी लेकिन उसमें से कोई ऑप्शन ही नहीं था। कैसे नहीं था? वो जो करेक्ट आंसर होगा वो जरूर उस चारों में कोई एक होगा। नहीं मैम, देखिए जैसे आपने ये स्टेशनरी और नॉट वाला, इसमें आपने हमें बताया था कि ये पोर्टेबल और डेंटल दोनों के लिए होता है, ठीक है, लेकिन उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं दिया उसमें, उन्होंने लिखा ऑल ऑफ द अबव और जनरल एक्सरे इमेजिंग और पोर्टेबल या स्टेशनरी और ऑल ऑफ द अबव। अब हम मैम दो हैं, आप पोर्टेबल भी होता है और हमारे पास डेंटल भी होता है, दो होते हैं, तो उसका तो ऑप्शन ही नहीं था। ऑप्शन नहीं था उसमें, होगा ऑप्शन जरूर होगा। थेरो स्टेशनरी ये था ना, स्टेशनरी एंड नॉट एक्सरे ट्यूब्स आर यूज्ड इन, ठीक है, ये स्टेटमेंट थी। और आपका ए ऑप्शन था डेंटल एक्सरे इमेजिंग, बी था पोर्टेबल एक्सरे इमेजिंग, सी था जर्नल एक्सरे इमेजिंग, डी था ऑल ऑफ द अबव एंड ई था बोथ ए एंड बी। मैम मुझे तो बस डी तक ही ऑप्शन शो हो रहे थे, ई तो नहीं हो रहा था। पता नहीं फिर ये, क्योंकि ए एंड बी ही ऑप्शन था, डेंटल में भी था और पोर्टेबल में भी था। मेरे पास तो ई सारे शो हो रहे हैं। मैम मेरे पास तो बस डी तक के ऑप्शन शो हो रहे थे, और एमसीक्यूज में किलो वोल्ट केवीपी था उसमें, तो उसमें किलो वोल्ट ही दिया हुआ था। एक और भी था वो क्यू मुझे में भूल गया। किलोवाट। अच्छा, इसमें दो थे ऐसे। जी। एक में पूछा था द प्राइमरी एक्सरे बीम पेनिट्रेशन थ्रू अ पेशेंट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द, ये वाला। यस मैम, केवीपी था ना, तो इसमें दिया ही नहीं हुआ था। इसमें क्या नहीं, ऑप्शन ही नहीं आ रहा था केवी का। मैम मैं ये कह रही हूँ कि केवीपी होता है ना, किलोवाट तो हमारे पास पहले जब हाई वोल्टेज जनरेटर में से जो वोल्टेज जो है वो केवीपी में कन्वर्ट होता है, फिर एक्सरे ट्यूब में केवीपी जाता है, तो ये तो किलोवाट है, ये तो हमारे पास पेनिट्रेशन के। मुझे सिर्फ ये बताओ कि आपके पास चार ऑप्शन या चार या पांच ऑप्शन शो हो रहे थे कि नहीं? चार हो रहे थे बस, पांच तो किसी में हर भी नहीं हुए, चार ही हुए। हर एक में चार ऑप्शन शो हो रहे थे, पांचवा किसी में भी नहीं शो हुआ। नो मैम। चलो अभी सारे बच्चे आते हैं, मैं पूछती हूँ फिर उसके बाद देखती हूँ। ठीक है मैम थैंक यू। बहुत बुरा क्विज हुआ है। चलो ये कौन है? मी। क्यों बुरा हुआ है? मैम इतने कंफ्यूजिंग से वो जो थे ऑप्शंस थे, एक अगर फॉर एग्जांपल अगर चार एमसीक्यूज है उसमें ऑप्शंस हैं, तो ए पे ऑल ऑफ द अबव लिखा हुआ है, सेकंड पे नन ऑफ द अबव लिखा हुआ है, और तीसरे पे जो सही आंसर लिखा हुआ है, और चौथे पे कोई आंसर लिखा हुआ है। तो जब अब मैंने कोई टिक कर लिया है ना, तो उस पे आंसर आया है जब मैंने फिनिश किया रिव्यू रिव्यू जब किया मैंने, तो उसमें आया है वो ऑप्शन ए एंड बी था। अब उस वक्त तो ऑप्शन ए एंड बी जो था वो ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव था। ओहो, मुझे यस लग रहा है मैम। शफल शफल हो गए हैं सारे। वो जो थे, क्या कहते हैं, ऑप्शंस शफल हो गए हैं। यस मैम, बिल्कुल ऐसा ही था, समझ ही नहीं आ रही थी कि मतलब ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, और फिर इस तरह नीचे जो ऑप्शन था वो तो बन ही नहीं रहा था, और ई वाला ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। वो मुझे लग रहा है शफल हो गए हैं, क्योंकि शफल एमसीक्यू शफल करने को कहा था उन्होंने, सारे ऑप्शंस भी शफल कर दिए।
मैम एक और चीज थी कि जब हम अंडर पेनिट्रेशन देते हैं तो वो तो ओवरऑल जो एक्सरे होता है, जो हमारे पास रेडियोग्राफ होता है, वो तो वाइट नजर आता है, तो जब हम कंट्रास्ट देंगे तो नजर नहीं आएगा, लेकिन उस पे तो वो गलत अच्छा, ऑप्शन आ रहा था। ये वाली चीजें तो बाद में डिस्कस करेंगे ना कि स्टेटमेंट्स क्या थी। मुझे पहले जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आए हैं ना वो तो देखने दो ना कि क्या प्रॉब्लम आए हैं। मैम एक तो आप लोगों टेक्निकल के पास, एक सेकेंड, एक आप लोगों के पास हुए हैं सारे ऑप्शंस शफल, ठीक है, यस मैम। ऑप्शन शफल हुए हैं। वो मेरे पास जो थे ना वो मैं देख लेती हूँ कौन कौन से थे। एक 5 था जिसमें ई ऑप्शन तक थे, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5। मैम सारे एमसीक्यूज रह गए मैम, चलो सारे नहीं, मैं कैसे मतलब कि मैम 11 अभी एमसीक्यूज रह गए। मैम अभी कसम से 5 या पढ़ाई 6 करके आए थे सब्जेक्ट हम लोग, एमसीक्यू पूरा मैम पूरा टाइम नहीं हुआ। बहुत कम था। टाइम ही मैम इतना मैम कम था, 30 हमारे सेकंड वाले एमसीक्यू एमसीक्यूज अटेम्प्ट थे ही ही हुए। नहीं। मैम स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते आधा मिनट गुजर जाता था, पता ही नहीं चलता था। और मैम हम जी मैम वाकई में बहुत कम टाइम था। मैम इतना तो हम घोल के भी पी लेते तो जल्दी नहीं कर सकते थे मैम, बहुत कम टाइम था मैम। इतनी छोटी छोटी सी मैंने स्टेटमेंट्स दी हुई थी, 5 सेकंड के मैम अंदर फिर बंदा भी हम स्टेटमेंट टाइम पढ़ सकता है। मैम 2-3 एमसीक्यूज ऐसे थे मैम जिनकी सोचना भी स्टेटमेंट तो समझते होता है में ना। मिनट सोचना भी लगते तो हैं। होता है। तो नेक्स्ट होने में इतना टाइम लग रहा है। मैम मेरी बात सुने, ये जो कन्वेंशन है रेडियोग्राफी में जो ऑप्शन है ना वो 120 केवीपी है, लेकिन ऑप्शन में केवीपी था ही नहीं। और मैम एक वो था डेंटल वाला और पोर्टेबल वाला, दोनों बनता था और आपने ऑप्शन और मैम मैम आपने रॉन्ग थे। ऑप्शंस आप wrong लोगों के किया। पास शफल होके आए हैं, मेरे पास अभी तक ये एक प्रॉब्लम आई है, ठीक है। इसमें ये है कि जो फॉर एग्जांपल मैंने ए और बी दिया था, थर्ड ऑप्शन बोथ ए एंड बी था, वो पहले पे आ गया है, यूं हुआ है, ठीक है। मैम एक यस मैम इस ऑप्शन तरह शफल हुए हैं, ठीक है। अब ऐसे जो कुछ ऑप्शंस थे जो कि ए एंड बी वाले थे वो मैं देख लेती हूँ कितने हैं, उनका हम देख लेते हैं। बाकी जो है ही 4 ऑप्शंस थे, उनमें से तो आपने करेक्ट को ही चूज करना था ना। लेकिन और मैम जो मैम हमारे अटेम्प्ट ही नहीं हुए आंसर उनका ठीक हो हमारा तो क्या करें ना। कसूर है? मैम जो टाइम टाइम कितना नहीं पूरा कम हुआ था। मैम, 11 एमसीक्यूज टाइम ऐसे रह गए हैं। ये ए एंड बी और इस तरह वाले कितने थे सर, मुझे पहले देखने दो। ए मैम टाइम मैम हमने वाकई में अटेम्प्ट ही बहुत ज्यादा मैम कम जब हमने था। अटेम्प्ट ही 6-7 किए, हमें क्या स्टेटमेंट पता पढ़ने वो में भी कितने देर हो गए। लगती है, ऊपर से सोचने में भी देर लगती है। मैम 30 सेकंड्स मैम बहुत कम थे मैम। मैम कुछ ऐसे एमसीक्यूज थे जिनको सोचते हुए टाइम लग रहा था और बहुत मैम कम आप टाइम था। बेशक कैमरा ऑन करा के भी एमसीक्यूज करा ले मैम, आते होंगे, लेकिन मैम टाइम लगता है मैम एक सोचने एमसीक्यू में। आता था जिसमें ओवर एक्सपोजर और अंडर एक्सपोजर दोनों ऑल ऑफ द वर्क के अंदर आंसर आ रहे थे, ये फॉल्ट आ रहा यस था। मैम। फिर वो मैम all of the पैनिक above के था। अंदर तो वैसे ही इतना मुश्किल हो जाता है इतनी जल्दी जल्दी क्विज करना। मैम एक तो क्विज टाइम थोड़ा था, फिर ऊपर से ऐसे 2-4 कंफ्यूजन वाले थे, वो वैसे ही भूल जाता था कि अब क्या करना है। और मैम 30 सेकंड वैसे ही पेज रिफ्रेश करने में मैम आप आप हमारा रीटेक लें, क्विज का इसकी 10% और वेटेज मैम है, जब हमारे तो नेक्स्ट मार्क्स इतने कम है। मैम मैम इतने जब कम नेक्स्ट मैम, मैं तो क्वेश्चन पास करते हैं तो भी नहीं इतनी हुई मैम, देर 11 तो लगती मेरे थी वैसे ही नेक्स्ट रह गए। क्वेश्चन आने में। और मैम स्टार्टिंग में भी वो एग्जैक्टली उस टाइम पे ओपन नहीं हुआ था। जी मैम 2 मिनट्स यस लेट, मैम 2 स्टार्टिंग मैम में प्लीज 2 रीटेक ले 2 लें। बाद ओपन। मैम 3 एमसीक्यूज है जो बाद ए में ले और बी लेना वाले इसका, ये वाला क्विज MCQ जो है ना रिड्यूस करे। कोई एक बोलेगा तो मुझे समझ आएगी ना। 3 मैम, मैम एमसीक्यूज तुम्हारी है। तैयारी रीटेक ले बहुत लें। अच्छी थी। मैम 3 एमसीक्यूज है ए और बी ऑप्शन वाले जो शफल हुए हैं। ठीक है, शफल वाला पहले मुझे एक एक करके ना आप लोगों के इश्यूज मुझे सुनने दो, फिर इस पे बात कर लेते हैं, ठीक है। आप लोगों के जो ए एंड बी और ऑल ऑफ द अबव इस तरह वाले ऑप्शंस है ना, मैंने 20 आपको पूरे एमसीक्यूज दिए थे, जिसमें से एक प्राइमरी एक्स-रे बीम पेनिट्रेशन वाला वो था जिसके अंदर ऑप्शन थे, उसमें ऑप्शन ए एंड सी जो ऑप्शन था ना वो केवी इनफिल्ट्रेशन वाला राइट आंसर था, ठीक है। अब वो ए एंड सी किस तरह वो शफल हुआ है अब मैं वो देख लेती हूँ। एक ये हो गया, उसके अलावा हमारे पास 7 था, ठीक है। द रेडियोग्राफिक विजिबिलिटी एंड कॉन्ट्रास्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर सॉफ्ट टिश्यू मास इन द बॉडी वुड जनरली बी डिक्रीज बाय एन इंक्रीज इन दिस वन, ठीक है। इसके अंदर भी बोथ बी एंड सी एंड बोथ ए एंड बी 2, ठीक है। उसके और मैम एक बाद बात हमारे है, ऑल स्टेशनरी ऑफ ये अंडर एक्सपोजर, ओवर एक्सपोजर और ओवर डेवलपमेंट वाला जो था ऑप्शन, इसमें तो ऑल ऑफ द अबव ही आना था, आप जो भी करेक्ट ऊपर नीचे कर लेते, ठीक है। हाँ ठीक है, अभी तक 2 हैं जो बोथ ए एंड बी वाले थे। यस मैम। अभी स्टेशनरी एंड नॉट वाला रुक जाओ मुझे पहले देखने दो। अच्छा, फिर एक और है यहाँ पे, व्हेन द स्मॉलर फोकल स्पॉट साइज ऑफ एन एक्स-रे ट्यूब इज सिलेक्टेड यू वुड एक्सपेक्ट, इसमें भी बोथ है एंड बी वाला, ठीक।
लेकिन इसमें ऑप्शन एक ही था, वो जो राइट आंसर था डी वाला, जो बोथ ए एंड बी, वो कंफ्यूजिंग था। अच्छा, ये कितने हो गए आपके? 1 2 3, इसके अलावा 4। विच टाइप ऑफ एक्सेस आर प्रोड्यूस्ड इन मैमोग्राफी? ठीक है, और इसके अंदर भी बोथ ए एंड बी है, लेकिन इसमें एक ही ऑप्शन कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज ही सिर्फ जो था वो करेक्ट था। इसमें भी कंफ्यूजिंग कोई नहीं है। ठीक है, फिर आ गया द ग्लास एनक्लोजर ऑफ द एक्सरे ट्यूब इज मेड ऑफ, ये भी ठीक है, इसमें भी कोई ऐसा नहीं है। स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब्स आर यूज्ड इन, ये है जिसके अंदर शफल हुआ है। डेंटल एक्सरे और पोर्टेबल बोथ ए एंड बी होना चाहिए था, और बोथ ए एंड बी जो था वो मेरे ख्याल से शफल हुआ है। ठीक, 1 2 और 3 मेरे ख्याल ऐसे हैं जो आपके इस तरह प्रॉब्लम हुए हैं। ठीक है, मैम सिर्फ जो शफल हुए, बाकी तो अगर शफल हुए भी हैं तो आपने उसमें से करेक्ट आंसर ही चूज करना है। उसमें ए एंड बी या इस तरह वाला कोई ऑप्शन नहीं था, जो भी शफल होके आया था आपने उसको करेक्ट आंसर को करेक्ट कर देना था। अब बताओ दूसरा मसला क्या है? मैम मैम जब हम लोग नेक्स्ट करते थे ना तो 1 मिनट से ज्यादा नेक्स्ट होने में लग जाता था, जिसमें हमारा इतना टाइम वेस्ट हुआ, और पहले क्विज खुला भी 2 या 3 मिनट मोस्टली लेट है सबका। आपने मुझे मोस्टली स्टूडेंट्स का कंप्लीट ही नहीं हुआ और पहले ही बंद हो गया था। आप लोगों ने क्विज फर्स्ट टाइम दिया इस तरह? मैम इतने कम टाइम बाकी बहुत ज्यादा कम था, किसी का भी नहीं हुआ। 4 मिनट के ऊपर होता तो शायद पेपर मैम मेरा खुद 9:37 पे जाके क्विज ओपन हुआ है, तो मेरा तो इतना सारा टाइम वेस्ट हुआ है। मैम स्टार्ट ही 9 से हुआ, 10 तो हमने देखा ही नहीं ऊपर टाइम का। स्टार्ट ही 9-10 से हुआ है, मतलब 14 मिनट तो देखने में भी नहीं मिले, बाकी 11 में ठंड थी कि आज रोल गए हैं भाई अल्लाह। मैम हमारा रीटेक लेना है। मैम प्लीज मुझे बताओ, ये एलएमएस के मसले ही तुम लोगों के नहीं सॉल्व होते ऑनलाइन, ये मुसीबत मुझे खुद नहीं समझ आता कि एग्जाम लें तो ले किस तरह। एक तो यूनिवर्सिटी का कोई बना दिए, एक असेसमेंट लें, फारिग करें, फाइनल लें, बस मतलब क्विज लें, आप ये लें, फलाना लें, वो लें, और बच्चों के इतने प्रॉब्लम्स ऑनलाइन आ रहे हैं, इतने मसले आ रहे हैं, नहीं ऑनलाइन हो सकता इस तरह, तो आप लोग उनको बुलाएं और यहाँ पे आप एग्जाम लें जब एग्जाम्स ही लेने हैं तो। मैम बस थोड़ा सा रीटेक लूंगी मैं, आप लोगों का रीटेक लूंगी, देन अगेन वही प्रॉब्लम। नो मैम टाइम दे दे प्लीज। टाइम अच्छा, रीटेक लेने में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी का लेट खुलेगा किसी का पहले खुलेगा तब नहीं प्रॉब्लम होगी। मैम टाइम इंक्रीज कर दीजिएगा एक्सटेंड कर किसी की समझ नहीं आ रही है आप क्या बोल रहे हो। घंटे भी नहीं दे सके हम लोग। मैम एक्चुअली जब हम लोग एलएमएस पेपर खुला था, उसका वैसे लोडिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, वो वैसे ही टेंशन ऊपर से मैम आप ये भी मैम आप भी तो देखो कि लोडिंग में टाइम लगता है, थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा टाइम दे देती, मैं ये बोल रही हूँ। चलें ठीक है, बाकी इश्यूज अपनी जगह, टाइम ही बहुत कम था मैम। यस मैम। मैम कम से कम एक एमसीक्यू पे 1.5 मिनट लोडिंग के साथ, अगर बहुत कम देना था तो मिनट मैम 30 सेकंड तो मैम लोड होते होते वो टाइम चला जाता था। मैम स्टेटमेंट के साथ ऑप्शन भी पढ़ने थे, फिर उनमें से सिलेक्ट करना था। और मैम देखें एक बच्चे का तो नहीं इशू ना, पूरी क्लास को टाइम का इशू है। मेरा तो दिन को पता नहीं, उसने 2-3 बार पढ़ना था। क्लास पढ़ते रहे तो आगे जैसे देखा इतना टाइम ही नहीं था। मैम सोचते सोचते टाइम ही गुजर जाता था मैम, इतना कम टाइम था, पेपर कंप्लीट ही नहीं हुआ। 10% वेटेज है मैम, प्लीज कुछ करें प्लीज मैम। उन लोगों का चक्कर है ना, जिन्होंने पढ़ा नहीं है वो भी, उनका भी फायदा हो जाता है। मैम पढ़ने मैम दोबारा ले लेना, मैम ले लेना। अगर मैं रीटेक अगर लेती हूँ तो फिर मैं यूं एलएमएस के ऊपर तो नहीं ले सकती हूँ, तो वाइवा रख लो। मैम वो जो आप लोग का क्लास पार्टिसिपेशन गूगल फॉर्म्स पे ले लें आप। क्या चीज? मैम वाइवा ले लें, गूगल फॉर्म्स पे आप ले लें। क्या ले लें? एक बोला करो यार, समझ नहीं आती। मैम वाइवा ले लें। गूगल के ऊपर आप एमसीक्यूज दे दें, गूगल फॉर्म्स पे दे दें। गूगल के ऊपर किस तरह दे दूं? गूगल पे थोड़ी एलएमएस के ऊपर इन्होंने गूगल फॉर्म पे आ जाता मैम, एमसीक्यूज आ मैम आप वाइवा ले लें, हम एक्सपीरियंस बात पे। मैम आप वाइवा ही ले लें। भी वाइवा है, फिर वो सारा वाइवा नहीं वाइवा नहीं मैम, वाइवा नहीं क्विज वाइवा आपका जो क्लास पार्टिसिपेशन है वाइवा ही है 5%। मैंने आपको कहा था कि मिड में भी वाइवा होगा, फाइनल का भी वाइवा हो जाएगा, अभी भी वाइवा। आप सब अपने अपने माइक बंद करो, सब बंद करो अपने माइक। अब जो बोलेगा हैंड रेस करे और उसका मैं खुद अनम्यूट करूंगी। एक एक करके बोलो,
समझ से बाहर है क्या? मतलब इतने सारे एकदम से बोलना शुरू कर देते हो। यार एक एक करके बोलो, सब क्यों इकट्ठे शुरू हो रहे हो? सब अपने म्यूट कर लो। ओके मैम। बोलो आयशा इम्तियाज, आप पहले बोलो। मैम जो आपने क्लास पार्टिसिपेशन का वाइवा लेना है वो क्विज के वाइवा की तरह थोड़ी है, वो तो आपने रैंडमली क्वेश्चन करने हैं। आप ये जो हमारा क्विज की जगह वाइवा ले लें ताकि हमारी 10% वेटेज जो है वो वेस्ट ना हो। हम लोगों ने प्रिपरेशन किया, हमें वाइवा में कोई इशू नहीं है। अच्छा, नादिर हुसैन। जी मैम यही सेम बात है, हमने वाइवा ही देना है, हमने तैयारी की हुई है, इधर टाइम नहीं था। वाइवा आपके हैं, बहुत सारे वाइवास हैं आगे, एक असेसमेंट नहीं है। बार बार वाइवास तो नहीं होने, वो आप छोड़ दो, वाइवा भी होने हैं आपके, ठीक है? तो फिर मैम फिर रीटेक ले लें, क्विज का टाइम बढ़ा दें, इस तरह फिर कर लें। अच्छा, और फाखरा आपका क्या इशू है? मैम जो वाइवा देना चाह रहा है वो वाइवा दे ले, हमारे बस 60% मार्क्स आ गए। मैं तो वाइवा नहीं दे सकती क्योंकि मैं बार बार हॉस्पिटल से छुट्टियां नहीं ले सकती, मैं जॉब भी करती हूँ। क्या मसला है आपका? छुट्टियां नहीं ले सकती किस चीज की? मैम मैं जॉब करती हूँ और रोज रोज मुझे इतने ज्यादा ऑफ नहीं मिलते, जब भी मेरी असेसमेंट होती है तभी मैंने ऑफ लेना होता है उधर से। बेटा आप पहले पढ़ लो या जॉब कर लो, एक ही चीज हो सकती है। उस टाइम पे ही आपका जॉब है और उसी टाइम पे आपका क्या कहते हैं क्लासेस हैं, तो फिर आप क्लासेस को कह रही हो कि मैं क्लासेस नहीं ले सकती, मैं जॉब कर रही हूँ। नो मैम, मेरी क्लासेस मॉर्निंग में होती हैं और जॉब इवनिंग में होती है, लेकिन तो पढ़ने के लिए मॉर्निंग में ही टाइम आपके तो होना टेस्ट और चाहिए। मॉर्निंग में ही आपकी क्लासेस का मैं बोल रही हूँ, अब आपको क्या मैं छुट्टियां नहीं ले सकती? व्हाट डज दैट मीन? मैम जो बच्चे कह रहे हैं कि रीटेक ले लें, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि जो जिनको प्रॉब्लम है वो वाइवा दे दें, जो जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो इन्हीं मार्क्स के साथ चलना चाह रहे हैं तो उनको इन्हीं के साथ रहना है। अच्छा ठीक है, जूबिया। मैम मैं ये कह रही थी कि जो एलएमएस है ना वो ऑलमोस्ट 2 मिनट्स के बाद जो ओपन होता है, यहाँ पे जो टाइम दिया होता है ना उसके 2 मिनट्स के बाद वो जो यहाँ पे लॉगिन होता है हमारा, ठीक है। और दूसरा मैं ये कह रही थी कि हमारे पास कुछ ऑप्शन इसमें ऐसे थे कि वो थे ही नहीं। जैसे हमारे पास ये केवी वाला था, वो मैंने आपको कहा 2 एमसीक्यू इस तरह है यहाँ पे कि उसमें केवीपी था, तो यहाँ पे केवी दिया था, तो कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने उसमें नन ऑफ द अबव लगाया। तो यहाँ पे आंसर जो है वो कह रहे हैं 120 केवी, क्योंकि केवी तो हो ही नहीं सकता, वो मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि केवीपी क्योंकि हाई वोल्टेज जनरेटर क्या करता वो है, मुझे voltage आपकी समझ आ गई, ऑप्शन शफल हुए हैं, ऑप्शन शफल हुए हैं, मैं बार बार कह रही हूँ उसके ऊपर आप कह रही होगा जो नन ऑफ द अबव और वो केवी जो भी था वो आ नहीं रहा था ऑप्शन। नहीं मैम, वो 3 एमसीक्यूज आपने भी डिस्कस किए हैं, उसके अलावा 2 मैं कह रही हूँ, 2 एमसीक्यूज इस तरह है कि उसमें केवीपी है, लेकिन ऑप्शन में वहाँ पे केवीपी दिया ही नहीं हुआ, ये मैं कह रही हूँ। कौन सा था? केवी वाले 2 हैं। एक द एक्स-रे बीम पेनिट्रेशन थ्रू अ पेशेंट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द दिस वन। इसमें ऑप्शन थे केवी, एमएएस, फिल्ट्रेशन, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड सी। मैम एक जो है, अच्छा दूसरा एक और था, रेडियोग्राफिक विजिबिलिटी एंड कंट्रास्ट ऑफ अ 1 सेंटीमीटर सॉफ्ट टिश्यू मास, ये वाला इन द बॉडी वुड जनरली बी डिक्रीज्ड। एक 4 एमसीक्यूज है, फैक्टर्स व्हिच वुड एप्रोप्रिएट फॉर कन्वेंशनल टेस्ट केवी वाला वो कह रही हो ना, केवी वाला तो यही 2 है बस। जी 4 वाला ये वाला है और एक और केवी वाला है वो वाला, इन दोनों इनमें से ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ था, मतलब इसमें एमसीक्यूज में ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि केवीपी होता है तो वो था ही एग्जैक्ट नहीं। केवी तो है ही नहीं था इसके साथ, यहाँ बोथ ए एंड बी का ऑप्शन था, यहाँ बोथ ए एंड सी का, दोनों में से कोई करेक्ट करना था। एक के साथ केवी एंड फिल्ट्रेशन था, बोथ ए एंड सी का ऑप्शन इसमें आना था। फिल्ट्रेशन से भी जो है वो उसकी इंक्रीज कर देते हैं हम बीम को, ठीक है, और दूसरा केवी से भी, 2 ऑप्शन थे इसमें करेक्ट। मैम मैं ये कह रही हूँ कि केवीपी था, केवी नहीं था। केवी नहीं था, ओके ठीक है, ऑप्शन ही ये नहीं था। अच्छा जो चलो इन्होंने आज का लेक्चर लो, आज का लेक्चर खत्म करो, मैं देखती हूँ इसके ऊपर अब क्या करना है। ओके मैम, ओके थैंक यू। ओके मैम। ऑनलाइन तो मसले ही इतने ज्यादा हैं कि कुछ भी नहीं हो सकता एग्जाम। मैम आप टाइम बस बढ़ा दें, क्विज हो जाएगा। 11 मैम टाइम बढ़ा दो, कुछ कर लो तुम लोग, यहाँ यकीन बिठा के करें भी कर लो ना। तुम लोग वो बच्चे हो कि यहाँ पे ये इशू पहली दफा नहीं आए हैं, जब जब असेसमेंट्स हुई हैं तुम लोग के इश्यूज
इस असेसमेंट्स में ही सारी नजर आती है। मुझे सुबह से इतनी ईमेल्स आ रही हैं बच्चों की कि हमारा जी अब इनको याद आया हमारा पोर्टल ब्लॉक है। अब मुझे ये बताओ, तुम लोगों को मैंने लास्ट वीक से तुम लोग को अनाउंस करती आ रही हूँ कि तुम लोग का LMS के ऊपर होना है, LMS के ऊपर होना है, उसी दिन आके तुम लोग को याद आया कि तुम लोग का पोर्टल ब्लॉक है। आधे बच्चे तो शहजादे ऐसे हैं कि मतलब उनको एक वीक से अगर ये प्रॉब्लम थी कि पोर्टल ब्लॉक है तो उसको मसले को रिजॉल्व करो। दूसरा मैंने ऑप्शन दिया था कि अगर वो नहीं आ सकते, पोर्टल ब्लॉक है, इतनी जल्दी नहीं ये रिजॉल्व हो सकता, वो यहाँ यूनिवर्सिटी में आ जाए जैसे भी है, या यूनिवर्सिटी में बैठ के मैं इनको हार्ड में देती हूँ या बैठ के मेरे सामने वो अपना सॉल्व करें पेपर। ठीक है, कोई बच्चा नहीं आया। मतलब आप लोग असेसमेंट्स को इस तरह इजी समझते हो कि एग्जाम को कुछ भी नहीं है, मर्जी से आप लोग एग्जाम देते हो, मर्जी से डेट फिक्स करवाते हो, मर्जी से अपना सिलेबस करवाते हो, हर चीज मर्जी से लेनी है तो डिग्री भी मर्जी से ले लो। मैम लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर तो एंटर भी नहीं होने दे रही। मेरी वैलिड है मैम कि ठीक है ये गलत बात है, लेकिन मैम टाइमिंग का मैम मेरे 11 MCQs रह गए हैं, जो 9 थे उनमें से मेरा 1-2 गलत हुआ है, जहाँ 11 रह गए मेरे सारे मार्क्स ही मैम नीचे आ गए। बेशक मुझसे कम से कम मैम वाइवा ले ले, लेकिन ये 10% मत लगाए मैम, मेरी सारी वो क्विज जो है ना वो रिटर्न नहीं होगा, रिटर्न LMS के ऊपर नहीं होगा, ये LMS के मसले हमेशा ही रहने हैं। ठीक है, इसका मैं करती हूँ कुछ कि किस तरह अब आपका क्विज होगा। रीजनल वाले भी और मस्कोस का है, सबको जो है ना मैं आज ईमेल कर दूंगी, जो रीजनल भी मुझसे पढ़ रहे हैं वो जो मेमो के साथ, उनका भी कोई क्विज नहीं होगा रिटर्न में। ठीक है, LMS के ऊपर। इसके मैं क्या करती हूँ, या तो स्पॉटिंग लेती हूँ आपसे, वो इमेजेस आपको यहाँ पे एक को बुला के इमेजेस दिखा के वो इमेजेस की स्पॉटिंग करवा लेती हूँ। ठीक है, 5% वो कर लेते हैं, 5% उसमें आपके जो क्लास असेसमेंट वाला है उसमें इंक्लूड करके 10% की जो है वो आपका वाइवा टाइप असेस जो भी ओरल सुनना है वो मैं ले लूंगी। थैंक यू सो मच मैम। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर देखती हूँ अब क्या करना है कि ये वाले मार्क्स तो आपके फजूल है। लेकिन मैम जिनका आज सही हुआ वो उनका रैंडम है। ठीक है, 20% हम लोगों ने करनी है ना जो सेशनल है, बाकी तो 20% आपका मिड है और 60% फाइनल है। 20% जो आपके सेशनल में, यही अब मैं कर सकती हूँ कि जो 5% आपकी वो थी क्लास पार्टिसिपेशन उसको 10 कर दूं और वो ओरल वाइवा हो। ठीक है, वो आपसे मैं क्लास में जो पहले 1-2 क्वेश्चन पूछने थे अब 3-4 पूछ लूंगी। ठीक है, तो वो क्लास में इसी तरह आपको मीटिंग ऑन कर लूंगी और जिस तरह वाइवा आपका हो रहा था एक बच्चे को उसमें बुला के जो है ना क्वेश्चंस पूछ लूंगी। ठीक, और उसके अलावा जो है फिर 5% आपकी असाइनमेंट है और 5% जो है मैं कुछ स्पॉटिंग कर लेती हूँ या जैसे भी देखती हूँ क्या करना है। हमारे लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और कुछ नहीं, आप लोगों के लिए आसानियां से आसानी। 10% कर लें। अब मुझे कोई बोले ना कि क्या कर लें, मुझे पता है क्या करना है, हर चीज अपनी मर्जी से मत करवाया करो। क्विज नहीं होगा। ठीक है, एक चीज समझ आ गई है कि सबका LMS का नेट का इशू है, आपके पास लोड हुआ है, लेट लोड हुआ है, टाइम का मुझे समझ आ गया, एक इशू हो गया। ठीक है, दूसरा शफल होके आ गए हैं आपके पास MCQs, 2 मसले से जो है वो है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई है। इसके अलावा कोई मसले को मैं नहीं सुन रही कि जो है मेरा पोर्टल ब्लॉक था या ये था तो या वो था। ये 2 इश्यूज जो थे ना आपके वैलिड हैं। ठीक है, आप लोगों के पास टाइम कम था और आपके पास खुला लेट है, और ये नेट का इशू हमेशा ही हर एक के पास रहता है। ऑनलाइन में यही मसले हैं कि आप असेसमेंट ऑनलाइन इस तरह नहीं ले सकते, मसले ये हैं। एनीवेज, अच्छा आज का लेक्चर हम लोगों ने स्टार्ट करना है फ्लोरोस्कोपी के ऊपर। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने एक्सरेस पढ़ा था, बेसिक सोर्स क्या होती है एक्सरेस की प्रोडक्शन, एक्सरे ट्यूब की अंदर जितने भी उसकी अलाइनमेंट क्या क्या चीजें पड़ी होती हैं, कैसे एक्सरेस प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, उसकी प्रोडक्शन के बाद हम लोगों ने उसका पूरा हाउसिंग पढ़ी थी, उसके बाद उसकी फिल्ट्रेशन के लिए क्या यूज होता है, कैसे उसको कॉलिमेट करते हैं, एक्सरे की बेसिक्स पढ़ ली थी हमने। फिर हम लोगों ने उसी एक्सरे को एज अ सोर्स यूज करते हुए हम लोग मेमोग्राफी की तरफ आए थे। ठीक है, मेमोग्राफी में सोर्स एक्सरेज ही थी, लेकिन उसमें लो डोज एक्सरेज यूज हो रही थी, लो केवीपी यूज हो रहा था, और उसके अंदर कुछ चीजें जो थी वो मैंने उसकी मशीन में आपको सारी पढ़ाई थी कि मेमोग्राफी में किस तरह की उसकी मशीन के अंदर चीजें होती हैं। एंड देन मेमोग्राफी होता क्या है बेसिकली, इट इज फॉर द ब्रेस्ट इमेजिंग, उसकी हमने एनाटमी एंड देन उसकी पैथोलॉजीज और उसका मेमोग्राफिक अपीयरेंस उसकी पढ़ ली थी। ठीक है, अब आ जाओ उसके एक्सरेज के ही सोर्स के अंदर हमारे पास जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फ्लोरोस्कोपी का। वो क्या है, जिस तरह हम लोगों ने एक्सरेज के अंदर स्टैटिक इमेजिंग करते थे, उसके अंदर एक बस एक्सपोजर हुआ और हमारे पास फिल्म के ऊपर IR जिसे कहते हैं, जो हमारे पास फिल्म होती है, रिसेप्टर है हमारे पास, इमेज रिसेप्टर IR जो है। ठीक है,
उसके ऊपर इमेज जो है वो फॉर्म होता है और उसके एक स्टैटिक इमेजिंग है, जिस तरह एक फिल्म एक क्या कहते हैं, एक पिक्चर है बस, ठीक है। उसके बाद मेमोग्राफी भी सेम यही है, पिक्चर आती है हमारे पास, लेकिन इन्हीं एक्सरेज को यूज करते हुए अगर हम लोग कुछ मूवी मतलब बनाते हैं या छोटी सी फिल्म बनाते हैं एक्सरेज की ही, ठीक है, तो उसको हम लोग डायनामिक इमेजिंग कहते हैं। उसको हम मूविंग स्ट्रक्चर्स जो है ना उनको देखने के लिए हम लोग जो इमेजिंग यूज करते हैं दैट इज फ्लोरोस्कोपी, ठीक है। सोर्स वही एक्सरेज है, मशीन थोड़ी एक्सरे प्रोडक्शन उसी तरह होगी जिस तरह उसकी एक्सरे ट्यूब के अंदर थी, ठीक है, एक्सरे ट्यूब इसी तरह इसमें भी है, ठीक। इसका जो किस तरह डिजाइन की जाती है कि एक्सरे ट्यूब इसमें किस जगह पे होती है, उस जगह उसमें हम लोग क्या करते थे कि पेशेंट जो था अकॉर्डिंग टू इंटीरियर पोस्टीरियर करना है, पोस्टीरियर इंटीरियर करना है, तो हम लोग उस इमेज को एक्सरे ट्यूब को उसके ऑपोजिट रखते होते थे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को हम लिटा के करते हैं फ्लोरोस्कोपी, ठीक है। टेबल होता है, टेबल के नीचे जो है वो एक्सरे ट्यूब होती है और पेशेंट के ऊपर जो होता है ना वो इमेज रिसेप्टर होता है, ठीक है, जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीनिंग जिसे कहते हैं, ठीक। इसमें क्या होगा कि हमारा जो पेशेंट है वो टेबल के ऊपर लाए करेगा और टेबल के नीचे एक्सरे ट्यूब लगी होगी, वहां से एक्सरेज इमिट होंगे और पेशेंट के अंदर से होते हुए जो ऊपर पेशेंट के ऊपर हमारे पास रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, जहाँ पे इमेज जो है वो रिसीव होगा और वो वहां से फिर इलेक्ट्रॉनिकली हमारे मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा इसकी अलाइनमेंट इस तरह से डिफरेंट होती है कि एक्सरे ट्यूब इज बीनीथ द पेशेंट, जो टेबल है उसके नीचे एक्सरे ट्यूब लगी होगी, ठीक है, और इंटेंसिफाइंग स्क्रीन जो है वो ऊपर लगी होती है। और इंटेंसिफाइंग स्क्रीन जो है वो क्या करती है, वो एक्सरेज को कन्वर्ट करती है पहले लाइट के अंदर, ठीक है, इंटेंसिफाइंग उसके अंदर ऐसे जो मटेरियल है, कौन सा केमिकल लगा होता है वो हम पढ़ते हैं आगे, ठीक है, वो क्या करेगा, वो एक्सरेज को जो है वो लाइट में कन्वर्ट करेगा, देन लाइट जो है वो रिसीव होगी, फिर आगे हमारा मॉनिटर लगा होता है उसके ऊपर डिस्प्ले होगी, फिर जैसे जैसे अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी जिस तरह हम एक्सरेज के अंदर देखते थे उसका इमेज फॉर्म होगा, बट इन मूविंग फॉर्म, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं फ्लोरोस्कोपी। फ्लोरोस्कोपी इज यूज्ड टू विजुअलाइज मोशन ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर्स एंड द फ्लूइड। समझ आई कि ज्यादातर फ्लोरोस्कोपी किए जाते हैं हम लोगों ने जहाँ पे मूवमेंट देखनी होती है। अब हमारे कुछ बेरियम की स्टडीज ऐसी हैं कि हम लोगों ने जो भी हॉलो स्ट्रक्चर्स हैं, हमारा एसोफेगस से लेके हमारे रेक्टम तक पूरे जीआई ट्रैक को अगर हमने विजुअलाइज करना है तो वो हम फ्लोरोस्कोपी के अंडर इसके प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं। मूविंग स्ट्रक्चर्स है, मैंने एक दफा पहले भी आपको बताया था। इसमें क्या होता है कि हम लोग फॉर एग्जांपल अपर जीआई को हम लोगों ने देखना है, उसकी कोई भी डिजीज है, डिस्फेजिया है, पेशेंट को डिफिकल्टी है स्वेलिंग में, उसमें क्या करेंगे, पेशेंट को हम लोग बेरियम जो है वो पिलाते हैं और उसके बाद उसकी स्पॉट फिल्म्स लेते हैं। स्पॉट फिल्म्स क्या होती हैं? स्पॉट फिल्म्स ये होती हैं कि हम थोड़े टाइम के लिए पेशेंट का जो एक्सरेज है उसको, सिर्फ एक तो होता है ना जैसे एक्सरेज में बस बटन दबाया और एक्सरेज निकली और इमेज हमारे पास आ गई, इसके लिए हम थोड़ी देर के लिए प्रेस करके रखते हैं, उतनी देर के लिए हमारे पास एक्सरेज इमिट होते हैं और उतनी देर के लिए हमारे पास वो जो इमेज है वो मूवमेंट में हमें, फिर हम फौरन से छोड़ देते हैं। हम ये नहीं कि हर वक्त एक्सरेज को प्रोड्यूस करवाते रहते हैं, और उससे क्या होता है कि हमारी पेशेंट का जो हमने प्रोटेक्शन देनी है वो जो है खत्म, और पेशेंट इंक्रीज हो जाती है उसके अंदर रेडिएशन के चांसेस, ठीक है, वो रिस्क पे चला जाता है। तो हम लोगों ने पेशेंट प्रोटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो सबसे पहले पेशेंट की प्रोटेक्शन ही देखनी होती है, तो हमने इतनी देर के लिए एक्सरेज को ऑन नहीं रखना कि पेशेंट को रेडिएशन मिले। स्पॉट फिल्म्स लेते हैं थोड़ी थोड़ी टाइम के लिए, जो हम लेते हैं फिल्म्स, दैट इज स्पॉट फिल्म, ठीक। इसके अलावा हम लोग एंजियोग्राफी इज फॉर द विजुअलाइजेशन ऑफ द वेसल्स। जितनी भी वेसल्स हैं अगर उनकी हम लोग उसको देखते हैं तो उसको एंजियोग्राफी कहते हैं। तो एंजियोग्राफी ज्यादातर हम लोग हार्ट की वेसल्स को देखते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग उसके न्यूरोवेस्कुलर के अंदर जो एंजियोग्राफी यूज होती है, न्यूरो के जितने वेसल्स हैं उसमें भी हम लोग एंजियोग्राफी यूज करते हैं। वेसल्स की स्टडी को हम लोग एंजियोग्राफी कहते हैं। तो जब वेसल्स हैं, आपको पता है कि उसके अंदर से फ्लूइड को मूव करवाना है, हमने उसके अंदर डाई डालना है, डाई इंजेक्ट करना है पेशेंट के अंदर, ठीक है, वो हमें हाईलाइट हो जाएगा, व्हाइट कलर की वेसल्स नजर आएंगी, जहां पे ब्लॉकेज होगी वो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ से आगे जो है वो डाई नहीं जा रहा, दैट मीन्स यहाँ इसके स्पेसिफिक एरिया में ब्लॉकेज है, ठीक है, कहीं से लीकेज हो रही है तो वो हमें वो डाई जो है वहां से लीक होता हुआ नजर आएगा। तो बेसिकली हमने क्या करना है, उस डाई को यूज करना है एज हमारे पास इमेज कॉन्ट्रास्ट के लिए,
ठीक है, उसमें व्हाइट कलर का जो नजर आएगा दैट इज द डाई, जो कि या तो हम इंजेक्ट करते हैं पेशेंट को उसके वेसल्स को देखने के लिए, या फिर हम पेशेंट को पिलाते हैं। ठीक है, वो बेरियम की स्टडीज होती हैं जीआई ट्रैक्ट के लिए। ठीक, 2 तरीकों से करते हैं। तो फ्लोरोस्कोपी इज द विजुअलाइजेशन ऑफ द मोशन ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर्स एंड फ्लूइड। स्पॉट फिल्म्स लेते हैं। एंजियोग्राफी भी फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर ही है जिसके अंदर हम वेसल्स को विजुअलाइज करते हैं। अच्छा, फ्लोरोस्कोपी के अंदर क्या होता है, जिस तरह मैंने अभी बताया, देयर इज अ हिडन एक्सरे ट्यूब अंडर द पेशेंट काउच। अब इसके अंदर पेशेंट जो है वो काउच पे होता है, लेटा होता है, और जो एक्सरे ट्यूब है वो उस टेबल के नीचे होती है। ठीक है, हिडन एक्सरे ट्यूब अंडर द पेशेंट काउच। इमेज इंटेंसिफायर ओवर द पेशेंट काउच। ठीक है, जिसने इमेज को रिसीव करना है, हमारे पास इमेज इंटेंसिफायर है, वो पेशेंट के ऊपर लगा होता है, जिसके अंदर पेशेंट के अंदर से एक्सरेज इमिट होके उसके ऊपर डिटेक्ट होंगे और वो आगे ट्रांसफर करेगा इमेजेस को इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली उसको ट्रांसफर कर देगा हमारे मॉनिटर के ऊपर। देन इमेज डिस्प्लेड ऑन द टीवी मॉनिटर। ठीक है, इमेज इंटेंसिफायर ने रिसीव की है, देन डिस्प्ले हुआ हमारे टीवी मॉनिटर जो साथ लगा हुआ है। ट्यूब करंट, इसके अंदर 2 से 4 MA का यूज करते हैं हम लोग फ्लोरोस्कोपी के अंदर। हाई पेशेंट डोज होती है बिकॉज हम कंटिन्यूस एक्सरेज यूज कर रहे हैं, कंटिन्यूसली वो जो है एक्सरेज की प्रोडक्शन हो रही है, तो पेशेंट को हाई डोज जो है वो मिलती है। फ्लोरोस्कोपी इज अ हाई डोज प्रोसीजर, इसके अंदर हम लोग पेशेंट को हाई डोज दे रहे हैं। केवी डिपेंड्स ऑन द सेक्शन ऑफ द बॉडी बीइंग एग्जामिन्ड। अब हम केवी को सेट करते हैं अकॉर्डिंगली। इसके अंदर आगे लेक्चर के अंदर एक टेबल मैंने बताया हुआ है, उस टेबल के अंदर सारे केवीज लिखे हुए हैं कि हम लोग अगर इस ऑर्गन का अगर कर रहे हैं स्कैन तो इतना केवी रिक्वायर्ड होता है, इतना इतना। ठीक है, तो डिफरेंट केवीज हमें रिक्वायर्ड होते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स के लिए। दिस इज द डायग्राम ऑफ द फ्लोरोस्कोपिक इक्विपमेंट। इसमें ये है, नीचे जो है पेशेंट का, ये पेशेंट काउच। ठीक, ये हमारे पास ऊपर जो है एक्सरे ट्यूब, और ये जो स्क्वायर सा बना हुआ है ना, दिस इज द इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, जो कि यहाँ पे फिल्म लगती है, इसके अंदर कैसेट लगती है, जिस तरह की हमारे एक्सरे ट्यूब के अंदर एक्सरेज के अंदर कैसेट लगती है ना, ये जो साइड पे नजर आ रही है व्हाइट कलर की। ठीक है, ये एक्सरे कैसेट है। ठीक है, ऊपर एक्सरे इमेज इंटेंसिफाइंग ट्यूब है। इंटेंसिफाइंग का क्या मतलब होगा, वो कन्वर्ट करेगा। ठीक, आगे हमारे पास स्पॉट फिल्म कैमरा लगा हुआ है और इस तरफ हमारे पास वीडियो मॉनिटर लगा हुआ है। साथ साथ यहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट या जो भी हमारे पास परफॉर्म कर रहा है प्रोसीजर, वो मॉनिटर के ऊपर साथ साथ देख रहा होता है इमेज को। ठीक हो गया, ये रियल इमेज है फ्लोरोस्कोपी का। ये हमारा ही डिपार्टमेंट होता था, फातिमा मेमोरियल का रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है। ठीक है, ये बहुत पुरानी पिक्चर है, अब तो काफी वहाँ पे चेंजेस आ गई हुई हैं। ठीक है, वहाँ पे हमने खुद ली हुई ये पिक्चर है। इसमें ये पेशेंट काउच होता था। ठीक है, इतनी पुरानी मशीन है ये, आपको नजर आ रही होगी, दिख रही होगी। अब तो इतनी ज्यादा अच्छे हॉस्पिटल्स में जो है वो अच्छी मशीन्स आ गई हैं ये। ठीक है, तो ये सामने आप देख रहे हो बकी स्टैंड, यहाँ पे चेस्ट एक्सरेज परफॉर्म किए जाते हैं पेशेंट को इसके साथ खड़ा करके, बकी स्टैंड के साथ। ये हमारे पास एक्सरे ट्यूब है। एक्सरे ट्यूब को हम उस तरफ को रोटेट कर लेते होते थे, इधर को कर लेते थे। ठीक है, और फ्लोरोस्कोपी के लिए पेशेंट को इस काउच के ऊपर लिटा के, जो नीचे बॉक्स नजर आ रहा है, जो नजर नहीं आ रहा है, यहाँ अंदर नीचे एक्सरे ट्यूब होती थी फॉर द फ्लोरोस्कोपी। ठीक है, एक्सरे ट्यूब यहाँ पे है। ये ऊपर जो हम लोगों को प्लेट नजर आ रही है, ये इमेज इंटेंसिफायर। ठीक, और इसका जो मॉनिटर होता था ना, वो दूसरे उस उधर पीछे लगा होता था। ठीक, इधर पीछे करके। ठीक है, तो कुछ जो है वो बिल्कुल सामने लगा लेते होते हैं, डिफरेंट डिजाइन होते हैं उनके, तो मॉनिटर सामने होगा, साथ साथ हम इमेज परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये जो आपको कर्टन से नजर आ रहे हैं ना, दिस इज लेड। ठीक है, लेड के कर्टन्स हैं। ये हमारे पास ये होता है कि कोई जो भी परफॉर्म कर रहा है एग्जाम, वो इस जगह पे खड़ा होता है साइड पे। तो पेशेंट के एक साइड पे हम लोग, पेशेंट और जो परफॉर्म कर रहा है उसके दरमियान ये कर्टन आ जाते हैं कि वो जो रेडिएशन है, एटलीस्ट जो पेशेंट ने भी सॉरी जो रेडियोलॉजिस्ट है या रेडियोग्राफर है, उसने एक तो लेड एप्रन पहना होता है, साथ में ये भी एक प्रोटेक्शन के लिए कि यहाँ से जो स्कैटर्ड रेडिएशन है वो इधर उधर ना जाए, और जो बिल्कुल पेशेंट के बिल्कुल करीब खड़ा हुआ है, क्योंकि आप इसके पेशेंट के अंदर से इमिट होनी है एक्सरेज। ठीक है, तो वो उसको कम से कम जो है वो जो है ना रिसीव करे, जो भी परफॉर्म कर रहा है उसको। ठीक है, तो ये ऑपोजिट होता है, इसके नीचे एक्सरे ट्यूब टेबल के नीचे होती है, और जो हमारे पास इमेज इंटेंसिफायर है या रिसेप्टर है, वो हमारे पेशेंट के इस तरह ऊपर होता है। ठीक है, ये मॉनिटर पड़ा हुआ है जो मैं कही थी पीछे पड़ा होता है यहाँ पे,
ये पुराना मॉनिटर है, आज से पता नहीं कितने सालों पुराना, ठीक है। ये पीछे आप देख रहे हो लेड एप्रन पड़ा हुआ है, ये पहनते हैं, पहन के हम परफॉर्म करते हैं। ये आपको एक वुड का जो बना हुआ है ना ये मटेरियल, इसके अंदर लेड यूज होती है। और ये छोटी सी जो ग्लास आपको नजर आ रहा है, इसके पीछे जो है कंसोल होता है। जब हम लोग एक्सरेज को परफॉर्म करते हैं तो इसके पीछे चले जाते हैं और वहाँ पे फैक्टर सेट करके, और यहाँ से हम देख रहे होते हैं कि पेशेंट कहीं मूव ही ना कर जाए, या पेशेंट जो अपनी प्रॉपर जो पोजीशनिंग करके आए हैं वहीं पे खड़ा है कि नहीं, उसको देखते हुए साथ ही हम एक्सपोजर देते हैं। तो इसके पीछे चले जाते हैं, ठीक है। जब हमने एक्सरसाइज परफॉर्म करनी हो तो इसके पीछे कंसोल पड़ा होता है, ठीक। ये मॉनिटर है फ्लोरोस्कोपी का। अच्छा, अब फ्लोरोस्कोपी के अंदर हमारे पास जो है ना हमने तो प्रोसीजर ले लिया, कर लिया, परफॉर्म कर लिया। बाकी कुछ जिस तरह जो है ना टेक्नोलॉजी आती जा रही है हमारे पास, कुछ पहले सिस्टम जो था वो एनालॉग था, डिजिटल हो गया सारा, ठीक। इसमें क्या होता है, सब कुछ ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होता है, ठीक है। इसी तरह फ्लोरोस्कोपी के अंदर ऑटोमेटिक सिलेक्शन ऑफ द इमेज ब्राइटनेस बाय वेरिंग केवी या एमए, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल एबीसी जिसे कहते हैं, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस स्टेबलाइजेशन, ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल, ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल। ये ऑटोमेटिकली जो है इसके अंदर चेंज हो जाते हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर एक दो चीजें चेंज करते हैं, वो सारा कुछ खुद ब खुद हम जो है ना फैक्टर्स को सेट कर लेता होता है। आजकल जो डिजिटल अच्छी मशीन्स के अंदर ये सारी चीजें आ रही हैं। उसमें क्या होता है, सिर्फ हम लोगों ने एक दफा एग्जाम को चूज करना है कि हम लोगों ने जीआई ट्रैक करना है, या हम लोगों ने न्यूरो करना है, या हम लोगों ने लेंस करनी है, या वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं रीजन को। अब उसको पता है सिस्टम को, ऑटोमेटिकली उसने उस सिस्टम के अकॉर्डिंग, उस रीजन के अकॉर्डिंगली हमारे पास केवीज, एमएएस, ब्राइटनेस कंट्रोल, ये सारे जितने भी एक्सपोजर कंट्रोल है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास है इल्यूमिनेशन। इसमें क्या होता है कि मैंने जिस तरह बताया था कि जो एक्सरेज है दैट इज कन्वर्टिंग इनटू लाइट। जो हमारे पास इमेज इंटेंसिफायर का काम है, विजुअलाइजेशन जितनी भी है एक्सरेज की, वो पहले लाइट में कन्वर्ट होगी। लाइट में कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे पढ़ेंगे किस तरह कन्वर्ट होती है, और फिर हमारे पास इमेज जो है वो फॉर्म होता है। पहले तो हम लोगों ने इसका यूनिट देख लो कि क्या यूनिट होता है। लैम्बर्ट एंड मिली एम्बर्ट्स जो यूनिट है वो इसके हैं 10 to 1000 ml फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ द रेडियोग्राफ। आपको पता है एक हमारी ह्यूमन आई कितने कलर्स को डिटेक्ट कर सकती है, एक जो मतलब एक नॉर्मल आई जो होती है, कोई है जनरल नॉलेज किसी को? कितने ग्रे के शेड्स को डिफरेंशिएट कर सकते हो? मैंने शायद पहले बताया भी था आपको। अब ग्रे शेड्स ज्यादा आपको या ब्लैक में होंगे या व्हाइट में होंगे, और उसके अंदर कितने शेड्स होते हैं, कुछ डार्क ग्रे, कुछ लाइट ग्रे, कुछ एक नॉर्मल 32, ठीक है। 32 जो है ना शेड्स एक ह्यूमन आई डिफरेंशिएट कर सकता है सिंपल एक ग्रे के जो शेड्स हैं, ठीक है। डार्क ग्रे, लाइट ग्रे, ज्यादा ब्लैक, उससे ब्लैक, बहुत ब्लैक, व्हाइट की तरफ चले जाओ तो व्हाइट के शेड्स। 32 शेड जो है ना वो एक ह्यूमन आई कैन डिटेक्ट, ठीक है। ये उसकी कुछ टेबल सा बनाया हुआ है, ठीक है। और थोड़ी सी एनाटमी ह्यूमन आई की बताई हुई है कि कौन से हमारे ह्यूमन आई के अंदर स्ट्रक्चर्स हैं जो कि विजन के लिए हमारे पास रोल प्ले करते हैं। रॉड्स एंड कॉन, लेंसेज हैं, आयरस है, रेटिना है, ठीक है। ये तो एक एनाटमी सी आपको पता है, ये पूरे आई का स्ट्रक्चर, ठीक है। रेटिना, आयरस, प्यूपल, सिर्फ बताने के लिए कि ह्यूमन विजन किस तरह हमारी जो है वो बीइंग अ रेडियोग्राफर, बीइंग जो है आप इमेज क्या कहते हैं इमेजिंग स्टूडेंट, आपने इमेज करना है तो आपकी जो है ना आई साइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक तो आप लोगों ने काम ही करना है, अंधेरे के अंदर काम है, आप लोगों ने सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया देखनी है, ठीक है। उसके शेड्स को अच्छे से डिफरेंशिएट कर सको, ठीक है। तो लाइट इज डिटेक्टेड बाय कॉर्ड्स एंड रॉड्स एंड कॉन्स, ठीक है। ये डिफरेंट उसकी कुछ एनाटमी है। रॉड्स फॉर द नाइट विजन, कॉन्स फॉर द डे लाइट विजन, ये आप लोग पहले अपनी एनाटमी में पढ़ चुके हो, जस्ट फॉर द रिवीजन ये इसके अंदर चीजें हैं। अच्छा, ठीक है। फोटोपिक विजन वो होता है जो कि हम लाइट में, जो कि लाइट के अंदर हम लोग देख सकते होते हैं। स्कोटोपिक विजन वो होता है जो कि लो लाइट के अंदर हम लोग देख सकते होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हमारे होते हैं जो कि हम लोग फोटोपिक विजन में तो कभी भी नहीं हम लोग रेडियोलॉजी के प्रोसीजर परफॉर्म करते कि फुल लाइट के अंदर जो है वो देख रहे हैं, ठीक है। ज्यादातर जो है कोशिश की जाती है कि हम लोग डार्क
रूम को करें ताकि हमें जो है ना शेड्स अच्छे से नजर आए। देखा होगा आपने, कभी भी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाओगे तो रेडियोलॉजिस्ट हमेशा रूम के अंधेरा करके बैठे होते हैं। जब वो रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं तो उनके रूम में बिल्कुल अंधेरा होता है, उन्होंने एक सामने वो जो फिल्म लगाई होती है उसके पीछे बस एक लाइट ऑन होती है हल्की सी, वो सिर्फ उस लाइट के अंदर जो है जितना ज्यादा डार्क एरिया सिर्फ क्या कहते हैं ना, फिल्म के पीछे सिर्फ लाइट होगी और पूरा रूम जो है ना डार्क होगा, तो वो हमें ज्यादा अच्छे से हम डिफरेंशिएट कर सकेंगे। ठीक है, तो फोटोपिक विजन जो है वो लाइट के अंदर है कम और ज्यादा, और डार्क अडेप्टेशन वही जो डार्कर लाइट के अंदर हम लोग इसको देख रहे होते हैं। ठीक है, अंधेरों के अंदर जो है ना शेड्स को देख, कभी आपने देखा होगा एक्सरेस को हम किस तरह देख रहे होते हैं, कभी घर में देखे एक्सरेस पड़े हुए तो हम ट्यूबलाइट की तरफ करके या लाइट की तरफ करके इसको देख रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर आप उसको ही घर पे और अच्छे से देखो ना, तो घर के अंदर अंधेरा कर लो, सिर्फ एक छोटी सी लाइट ऑन करके सिर्फ एक्सरेस को उसके आगे रखो, तो आप देखो कितना क्लियर आपको एक एक चीज उसकी नजर आएगी। ठीक है, तो ये रेडियोलॉजी का एक समझ लो, रेडियोलॉजी ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया है, तो हमने अंधेरे में रहना है और अंधेरे में ही आपने ये ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया को ही देखना है, उसके डिफरेंट शेड्स को ही जो है डिफरेंट उसको जो है चेंज करना है। अच्छा, प्रैक्टिकल फ्लोरोस्कोपिक टेक्निक में क्या है, किस तरह है, इमेज ब्राइटनेस शुड बी हायर फॉर द मैक्सिमम इमेज डिटेल, इमेज इंटेंसिफायर raises illumination from the low level of conventional fluoroscopy into cone vision region where visual acuity is greatest। ठीक है, ब्राइटनेस ऑफ द इमेज डिपेंड्स ऑन एटॉमिकल स्ट्रक्चर अंडर इन्वेस्टिगेशंस, केवी या एमए जितना हम सेट करते हैं, हाई केवी एंड लो एमए आर प्रेफर्ड। क्यों, एमसीक्यू भी आया था, हाई केवी हम क्यों यूज करते हैं? मैम हाई केवीपी जितना हम यूज करेंगे उतनी ज्यादा हमारे पास पेनिट्रेशन होगी। हाँ, जितनी ज्यादा पेनिट्रेशन होगी, अब हमें इसमें पेनिट्रेशन रिक्वायर्ड, और लो के एमए क्यों यूज करेंगे? कंट्रास्ट को देखो, बेटर कंट्रास्ट। हाँ, ठीक है, तो हाई केवी या लो एमए आर प्रेफर्ड इन फ्लोरोस्कोपी। ठीक, फिर उसके अलावा डार्क अडेप्टेशन बाय वेयरिंग रेड गॉगल्स, गॉगल्स जितने होते हैं वो अब तो नहीं पहनते, लेकिन पहले जमाने में बैठे होते थे रेडियोलॉजिस्ट गॉगल्स लगा के, आप लोगों ने रिपोर्टिंग करनी है तो रेड कलर की गॉगल्स उन्होंने पहने होते थे जब रिपोर्ट को कर रहे होते थे। ठीक है, तो उससे उनकी जो विजुअलाइजेशन है डिफरेंट शेड्स की वो ज्यादा बेहतर हो जाती थी। ये वो टेबल है जो मैं आपको बता रही थी कि इस प्रोसीजर के अंदर हम इन ऑर्गन्स के लिए इतना केवीपी रखते हैं। फॉर द गॉल ब्लैडर 65 से 75 केवीपी। ठीक है, नेफ्रोलॉजी जो है हमारे पास जितनी उसके स्ट्रक्चर्स देखने हैं तो 70 to 80, माइलोग्राम 70 to 80, बेरियम एनीमा, बेरियम की स्टडीज जितनी है ना वो डिफरेंट है। ठीक है, बेरियम एनीमा इज फॉर द लार्ज इंटेस्टाइन, अपर जीआई के लिए बेरियम स्वॉलो करते हैं। ये हम आज ये पढ़ के इसके बाद हम प्रोसीजर्स ही शुरू करेंगे, अगले जो हमारे लेक्चर्स होंगे ना उनमें हम लोगों ने प्रोसीजर्स ही पढ़ने हैं। देन हमारे पास स्मॉल बाउल के लिए इतना हम लोग करते हैं, अपर जीआई के लिए ये हमारे पास ये डिफरेंट केवीज हमारे पास डिजाइन किए जाते हैं, लेकिन फिर अकॉर्डिंग टू द पेशेंट थिकनेस हम इनको चेंज भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास पेशेंट बहुत ओबीस आ गया है देन हम केवी थोड़ा सा बढ़ा देते होते हैं, क्योंकि पेनिट्रेशन, केवी का क्या काम होता है, पेनिट्रेशन। ठीक है, जितनी पेनिट्रेशन रिक्वायर्ड होती है हम केवी भी बढ़ा देते हैं। ठीक है, पेशेंट पहले इतना ओबीस है कि उसने एंड जो स्ट्रक्चर देखने उधर तक एक्सरेस जाए ही ना, पेनिट्रेट ही ऊपर सुपरफिशियली करके हमारे पास इमेज जो है वो वैसा ही आए, ब्लर ब्लर सा, या उसका अच्छा कॉन्ट्रास्ट ना आए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, केवी को इंक्रीज कर देते हैं। ये एक स्टैंडर्ड्स हमारे पास सेट हुए हुए हैं, बट हम ये नहीं है कि इतना ही रखते हैं, रेंजेस को हम अकॉर्डिंग टू द पेशेंट थिकनेस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इमेज इंटेंसिफिकेशन क्या है, जो हमारे पास इमेज जहाँ पे रिसीव हो रहा है, ऊपर हमारे पेशेंट के ऊपर जो लगा हुआ था इमेज इंटेंसिफिकेशन, जो हमारे जो फिल्म जहाँ पे डिटेक्ट हो रही है वो उसका काम क्या है। ठीक है, वो पहले एक्सरेस को रिसीव करेगा, देन वो किस में कन्वर्ट करेगा। ठीक, इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब का क्या काम है, इट विल रिसीव द रेमनेंट एक्सरेस बीम, कन्वर्ट इनटू लाइट एंड इंक्रीज लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, इमेज इंटेंसिफिकेशन, अब नाम बता रहा है हमें इंटेंसिफायर है। ठीक, क्या करेगा दोबारा से कि हमारे जो पेशेंट के अंदर से एक्सरेज निकल रहे हैं जो कि रेमिनेंट एक्सरेज हैं वो रिसीव करेगा, उन एक्सरेज को रिसीव करके कन्वर्ट करेगा इनटू लाइट एंड इंक्रीजेस द लाइट इंटेंसिटी। ट्यूब कंटेन इन द ग्लास एनवेलप, जिस तरह एक्सरे ट्यूब थी इसी तरह यहाँ पे भी एक्सरे ट्यूब जो है वो डिजाइन की जाती है इन अ ग्लास एनवेलप। किस मटेरियल का होता है ग्लास मटेरियल एक्सरे ट्यूब के अंदर?
पायरेक्स क्लास। पैरेक्स, ये कौन बोल रहा है, जरा नाम बताना अपना। जुबिया। हाँ, फिर भी तुम लोगों को अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी जो है ना, क्या मुश्किल थी, 2-3 एमसीक्यूज जो थे वो आगे पीछे हो गए होंगे, बस उसके ऊपर शोर मचाया हुआ है। टाइम मुश्किल था, टाइम मेरा मीटर घुमा दिया तुम लोगों ने। अच्छा, ये हमारे पास इमेज इंटेंसिफायर की जो है डायग्राम है कि सबसे पहले ये ग्लास एनवेलप पूरा, ठीक है। इसके बाद ये जो है इनपुट फॉस्फर, ये जो मैंने बताया था कि जो जहाँ पे एक्सरेज रिसीव होंगे, ठीक है, ये इनपुट फॉस्फर है। फिर फोटो कैथोड उसके साथ ही यहाँ लगा होता है। फिर इलेक्ट्रॉन्स हैं, कैसे मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंसेज हैं, ये एनोड है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा ट्यूब इंटेंसिफाइंग जो ट्यूब है ना, ये उसका पूरी डायग्राम है कि कैसे आउटपुट फॉस्फर की तरफ, ठीक है। ये आप बस इमेज को देख लो। फिर ये इसके अंदर इनपुट फॉस्फर जो है ये है। फिर एक्सरेज को, ये इंसिडेंट एक्सरेज इनपुट फॉस्फर पे लगे, इनपुट फॉस्फर से आगे फोटो कैथोड पे, फोटो कैथोड से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकले, इलेक्ट्रॉन्स निकल के आउटपुट फॉस्फर पे आए, आउटपुट फॉस्फर जो है वो कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स इनटू फोटॉन्स जो लाइट में, ठीक है। कैसे एक्सरेज आर कन्वर्टिंग इनटू लाइट, ये आप देख लो कि इनपुट फॉस्फर, फिर फोटो कैथोड एंड आउटपुट फॉस्फर। और ये किन किन मटेरियल के होते हैं, ये इस इमेज के अंदर है कि इनपुट फॉस्फर इज ऑफ सीजियम आयोडाइड दैट कन्वर्ट्स एनर्जी ऑफ एक्सरेज इनटू विजिबल लाइट। देन उससे अगला क्या था, फोटो कैथोड, फोटो कैथोड, ठीक है। इसमें से कैथोड क्या होता है, नेगेटिव साइड है ना, ठीक। अब क्या है, ये किस मटेरियल का बना होगा, सीजियम या हमारे पास एंटीमन। फिर हमारे पास वायर रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन बाय द लाइट विद एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या होता है कि फोटो एमिशन, पहले क्या हुआ, एक्सरेज आर कन्वर्टिंग इनटू लाइट, लाइट इज कन्वर्टिंग इनटू, क्या एमिशन हो रही है इसमें से, इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन हो रही है, ठीक है। नेगेटिव वहां से चार्जेस जो है वो इमिट होंगे। देन हमारे पास पूरी ट्यूब की लेंथ होती है 50 सेंटीमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस जो है 25,000 वोल्ट्स बिटवीन द फोटो कैथोड एंड द एनोड। ये इमेज इंटेंसिफिकेशन जो इमेज इंटेंसिफाइड ट्यूब है ना ऊपर, ये उसका आप ये जो है ना, इसको याद कर लो तो आपको फिर इसके आगे ब्रैकेट्स में देख लो कि ये किन किन मटेरियल का बना होता है और कैसे जो है वो एक्सरेज आर कन्वर्टिंग इनटू लाइट। टाइम क्या हो गया, आधा लेक्चर फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इधर खत्म करते हैं कि हमने इमेज इंटेंसिफिकेशन ट्यूब के अंदर जो है वो क्या पढ़े हैं। आउटपुट फॉस्फर से स्टार्ट करेंगे और आगे फिर हम लोग इसको रीड करेंगे फ्लोरोस्कोपी का, ठीक है। आज मैं यहीं पे कंप्लीट कर रही हूँ। मैम हमारे मिड का भी वाइवा ही होगा, क्या होगा, हमारा मिड जो होगा उसका भी वाइवा ही होगा, मिड टर्म रिटर्न होगा। पिछले बार तो सुना है आप लोगों का मिड टर्म नहीं हुआ था, लेकिन इस बार ये यूनिवर्सिटीज की पॉलिसीज आती हैं, हमें हम उसी के मुताबिक अपना असेसमेंट प्लान बनाते हैं। तो उन्होंने इस दफा मिड भी रखे हुए हैं, अब मिड भी रिटर्न होगा और वो भी कह रहे हैं एमसीक्यूज नहीं लेने हैं, एससीक्यूज लेने हैं। मैं तो दिल कर रहा है कि एक एक बच्चे को यहाँ पे बुला के एग्जाम, अल्लाह करे सब कह कुछ तो जाए। रही है कि 7 ओपन हो रहा है, क्या चीज मैम कह रहे हैं कि 7 जून से ओपन कर रहे हैं सारे इंस्टीट्यूट, पता नहीं अब देखिए क्या होता है। 7 से तो स्कूल का सुना था ओपन होने का, यूनिवर्सिटीज का तो अभी पहले कैसे 27 को स्टार्ट हो रही है। मैम रजिस्ट्रार में मेल की मैंने और पूछा था तो वो कहते कि 7 से खुल रही है यूनिवर्सिटी। आपने पूछा था, फिर शायद खुल जाए अल्लाह करे, लेकिन अभी तक तो कोई ईमेल नहीं आई थी, अभी तक कुछ पता नहीं है। मैम लेकिन अब ऑनलाइन बहुत प्रॉब्लम होती खोल रहे हैं तो बेहतर है, सारी जो एजुकेशन जो है ना इन्होंने बर्बाद की हुई है, सारा कुछ उसका खत्म हुआ पड़ा है। तो आप लोग भी तैयारी पकड़ो, सारे जो आउट ऑफ स्टेशन वाले हैं वो तो वापस आए और जो लाहौर वाले हैं वो तो हैं ही। तो मैं अब कोशिश करूंगी आप लोगों की असेसमेंट जैसे भी हो यहाँ पे ही ऑनलाइन खत्म करूँ, मैं ऑनलाइन के बहुत मसले आ रहे हैं। यस मैम। बाकी मैं रीजनल वालों को भी एक ईमेल कर दूंगी, दूसरों को भी, कि इस तरह जो है ना इस पे बहुत मसले आ रहे हैं। मसले क्या, आपके 2 एमसीक्यू, अब मैं भी टाइम का मैं भी अगर इंक्रीज करती हूँ तो 1 मिनट तक भी करती हूँ ना, तो फिर भी मसले आने हैं हर बच्चे का हो जाएगा मैम। चलो मैं देखती हूँ, फिर मैं अनाउंस करती हूँ क्या करना है इसका, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। ओके। वैसे आपके 2 ही एमसीक्यूज ऐसे थे जिसके जो शफल हुए थे, बी ए बी वाले, ठीक है। बाकी जो थे वो मैं देखती हूँ टाइम की वजह से जिनके रह गए हैं वो रह गए, ठीक है।
ओके मैम, थैंक यू ऑलवेज। जी मैम, Okay. सिर्फ टाइमिंग का इशू था, बाकी हम इंशाल्लाह अगर फिर भी आएगा ना फिर हम कर टाइम देंगे। का इशू था ना, टाइम बढ़ा देती हूँ, टाइम या तो रीटेक करके टाइम बढ़ा के करने की कोशिश करती हूँ। क्या मैम करती 1 मिनट, अगर आप एक MCQ का 1 मिनट भी करेंगी ना तो हमारा हो जाएगा। हूँ? यस आप मैम। अब इससे आसान ले लें, टाइम मैम जो क्विज कल है उसका टाइम ये तो इतने थोड़ा सा आसान मैंने एमसीक्यूज तुम लोगों को दिए थे, अब आसान थोड़ी दूंगी, दोबारा रीटेक लेना है। मैम टफ दे दीजिएगा, हमने तैयारी किया, उसका इशू नहीं है। मैम कल वाले क्विज का भी अच्छा टाइम ये बताओ जी आप, मैम आप टफ दे दीजिएगा बट टाइम जरा टाइम थोड़ा का सा तो बढ़ा दें। टाइम का एक इशू आया था ना, बाकी शफल का है। एमसीक्यूज किस तरह के थे, इजी थे या मुश्किल थे? मैम इजी थे। मैम मैम हमको बहुत भी इजी सही हो गया, वो भी इजी दोबारा नहीं थे, देंगे। मैम इजी थे। बहुत बेसिक थे, इतनी सेंटेंस थी, सेंटेंस था जो कि बस एक, मुझे लगता था कि 5 सेकंड में भी आप लोग कर लोगे। देयर आर डैश नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल, कितने सेकंड्स लगे मुझे पढ़ने में, ठीक है। और नीचे बस 4 ऑप्शन, जल्दी से क्लिक करो। 30 सेकंड्स में मुझे लग रहा था ज्यादा, क्योंकि मैंने आपको सिनेरियोज नहीं दिए थे, छोटी छोटी सी सेंटेंस। इसका ये बताओ ये क्या है, 4 ऑप्शन पढ़ो, फटाफट से क्लिक करो। लेकिन वो जिनका मसला है वो मसला हमेशा ही रहेगा, जो पढ़ने वाले हैं उन्होंने 5 सेकंड में भी कर लिया। मैम जिनका सही हो गया उनका रहने दें फिर। अच्छा शाबाश, तुम लोगों के तो मेन्यू ही नहीं है, मेन्यू लेके बैठे हुए हैं, ये नहीं चाहिए मुझे, ये चाहिए मुझे, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए। मैम बस आप सारों का रीटेक लें, जो ये बाकी कह रहे हैं उनको छोड़ दें आप। रीटेक भी अभी मैं कुछ देखती हूँ आप लोगों को, अब आसानी से तो नहीं ना, इतनी जल्दी कुछ हलवा दे दूं दोबारा से। तो रीटेक है, तैयारी तो की हुई है, चलो देखती हूँ क्या करना है अब इसका, ठीक है। मैं अनाउंस कर दूंगी अभी, ईमेल कर दूंगी आपको। और जो कहते हैं कि मुझे ईमेल नहीं मिलती, मैं ईमेल तो जो मेरे पास पहले से सेट थे नेम उनकी थी, जिनकी नहीं है, आप लोग एलएमएस क्यों नहीं देखते हो? उसमें अनाउंसमेंट का भी एक ऑप्शन है ना, मैं वहां पे भी हर चीज लिखती होती हूँ, जो कुछ जिनको रिसीव नहीं होती ईमेल्स ना, इतने मम्मी डैडी बच्चे बना करो कि हर चीज तुम लोगों के मुंह में डाली जाए। एलएमएस के ऊपर जब आपको पता है कि एक अनाउंसमेंट वाला भी एक फोल्डर है जिसके अंदर कोई भी चीज अनाउंस होगी, वहां पे भी वो खोल के मेहरबानी करके देख लिया करो। हमें ईमेल नहीं रिसीव हो रही, हमें ये नहीं हो रहा, अगर नहीं हो रही तो एलएमएस पे तो सब है ना, ठीक है। और जिनके ब्लॉक हैं वो अपने मसले ठीक करवाएं, एटलीस्ट असेसमेंट से पहले तो सब कुछ अपना ठीक करवा लिया करो। एंड असेसमेंट वाले दिन ईमेल्स आ रही हैं मुझे, ठीक है। चलो ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ मैम।